हेलो दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज में स्वागत है। सीटेट 2021 सीडीपी मनोविज्ञान क्लास 1 पेपर 1 दिसंबर 2019। देव क्लासेज 0.7 पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन देव क्लासेज 0.7। ये प्रश्न शुरू करते हैं। ये पेपर परीक्षाओं में जो पेपर होता है वही पेपर है। इसका सारा आंसर की ऑफिशियल आंसर की से रिलेटिव है। इसमें कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका 2 होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर विज। प्रश्न संख्या 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इसका 1 होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसका 2 होगा लेवाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 6, जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते थे? 1 होगा इसका व्यक्तिगत वार्ता, पर्सनल प्राइवेट स्पीच। प्रश्न संख्या 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाठ या ढांचा। प्रश्न संख्या 8,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? दो होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। प्रश्न संख्या 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? एक होगा स्कीमा, जिस तरह सभी लोग बड़े बड़े यूट्यूबरों की अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, उसी को स्कीमा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका 2 होगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसका 4 होगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। प्रश्न संख्या 12, रूही हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? एक सृजनात्मक विचार, क्रिएटिव थिंकिंग, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका 4 होगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। प्रश्न संख्या 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को इसका 3 होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण का क्या है? इसका 3 होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? इसका 3 होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न संख्या 17,
संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इसका 4 होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 18 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका 4 होगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका 2 होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। प्रश्न संख्या 20 संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। इसका 3 होगा सन्निहित प्रश्न संख्या 21 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका 4 होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 22 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? इसका 1 होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका 4 होगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें तुलनात्मक नहीं होगा, ये गलत है। तो इसमें 1, 2 और 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसका 4 होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। प्रश्न संख्या 26 एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए
किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? इसका 4 होगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित अवधि में किसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इसका 1 होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका 4 होगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं दिया है इसलिए ये गलत है, इसलिए यह सही है। प्रश्न संख्या 29 व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका 4 होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिककरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया। इसका 3 होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप लोग ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो इसका दिसंबर 2019 का सेकंड पेपर भी सॉल्व करा देंगे।